हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर सीरीज। तो उसका जो सबसे पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, दैट आई एम स्टार्टिंग विद द टॉपिक कि व्हाई लैग्रैन्जियन इज टी माइनस वी। तो टी यहां पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, वी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है। और ये जो एक सवाल है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि व्हाई लैग्रैन्जियन इज टी माइनस वी। कोई इसका स्पेसिफिक आंसर आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन क्या रीजन है कि इसी टी माइनस वी को ही स्पेसिफिकली लैग्रैन्जियन कंसीडर किया गया। तो कोई ना कोई तो बैकग्राउंड में रीजन रहा होगा, अदरवाइज ऐसे तो कोई चीजें नहीं बना दी जाती। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पूरा सफर के वाई लैग्रैन्जियन इज टी माइनस वी। तो सबसे पहले हमारे पास एक किरदार आता है जिसका नाम है कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। तो क्या कहता है कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस? तो एक आपके पास एक डेफिनेट इंटीग्रल है जो कि एक x1 पॉइंट से लेकर x2 पॉइंट तक है। अब आपके पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन x का भी हो सकता है, उसमें y भी हो सकता है और उसमें y का डेरिवेटिव भी हो सकता है इनटू dx। अब ये जो इंटीग्रल है, इसका मैक्सिमा या मिनिमा होना, इससे डील करता है हमारा कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। कि एक आपके पास इंटीग्रल है x1 x2 और ये फंक्शन और dx। अब इसकी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, हम उसका नाम i लिख देते हैं। अब इसको कलेक्टिवली जो कहा जाता है इस इंटीग्रल को, इसका नाम होता है फंक्शनल। तो इसका नाम रखा गया फंक्शनल। अब ये जो वैल्यू है i, ये इंटीग्रेशन करने पे जो आंसर आएगा, ये आंसर अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सिचुएशंस में आपके पास अलग अलग आ सकता है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस डील्स इन फाइंडिंग द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ दिस इंटीग्रल i। तो ये क्या है, ये अभी हम एक स्पेसिफिक केस ले रहे हैं, इसमें सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम एक लिमिटेड केस इसको देख रहे हैं। तो जो इस इंटीग्रल के मैक्सिमा या मिनिमा होने से डील करता है उसको कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस कहते हैं। तो पहली बात ये हमारे पास समझ में, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम कलेक्टिवली वी कैन कॉल देम एक्सट्रीमम। ठीक। तो अब इसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है? इसको फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है जिसको हम बोलते हैं यूलर लैग्रांज इक्वेशन। तो यूलर लैग्रांज इक्वेशन क्या है? वो आपको कहती है कि ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दूं माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव मैं कर दूं विद रिस्पेक्ट टू y डैश, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास होती है यूलर लैग्रांज इक्वेशन, जिससे आप फाइंड आउट करते हो कि किस सर्कमस्टांसेस में आपको एक्सट्रीमम मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू देगा। नॉर्मल फंक्शन में मैक्सिमा मिनिमा अगर कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करते हो, उसका डेरिवेटिव करते हो, इक्वल टू 0 रखते हो और आपके पास मैक्सिमा और मिनिमा आ जाता है। लेकिन इस केस में अभी के लिए आप सिर्फ ये एक रूल याद कर लो कि ये तरीका है फाइंड आउट करने का कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा। अब भैया अब बात ये आती है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो एक सिंपल सी बात ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बॉल है, ठीक है, आपने क्या किया, आपने इसको मैं एक इस तरीके से बना देता हूं, लाइक दिस। अब इसमें एक तोप का गोला जो है वो ऊपर की तरफ छोड़ा है। अब ये गोला क्या है, ऊपर जाएगा, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा और फिर वापस नीचे आ जाएगा।
अपनी ही जगह पे एक सिंपल सा हमने एग्जाम्पल, और इसको हम थोड़ा सा और अच्छा सा बना देते हैं। ठीक है, इसके ये व्हील्स थोड़े से लगा दिए और इसके ऊपर, ठीक है, ये जलाने के लिए टाइप। हाँ, तो ये जो है, ये अब तोप का गोला ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे आएगा। अब हम इसको देखते हैं। अगर मैं इसका प्लॉट करूं, ठीक है, तो प्लॉट करने पर ये मुझे कैसा नजर आएगा? तो प्लॉट मैं कर रहा हूं किसके बीच में? एक तो हाइट और एक टाइम के बीच में। अब ये क्या है, ये आपका जाएगा भी शुरुआत में 0 हाइट से स्टार्ट होगा, ये 0 हाइट से स्टार्ट होते हुए ऊपर जाएगा विद टाइम, फिर एक मैक्सिमम पहुंचने के बाद ये आपका वापस आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, अभी देखो, अब हम पूरा पीस नहीं ले रहे, हम 2 पॉइंट फिक्स कर देते हैं। 2 पॉइंट हम ये फिक्स कर देते हैं। ओके, दिस इज, जो ये पॉइंट है आपके पास, दिस इज x1 एंड दिस पॉइंट इज जो आपके पास आएगा x2। तो अब ये यहां से यहां तक जब तक गया है, ठीक है, और ये ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि टाइम t1 पे से टाइम t2 तक। तो हमने क्या किया है कि अब हमने ये जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है उसको फिक्स कर दिया है। क्या बता रहा हूं मैं आपको कि हमने, अब हम ये थर्ड सिनेरियो बना रहे हैं कि फिक्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो ये हमने फिक्स कर दिए हैं। अब एक बात सोचो, ऐसा क्यों है जो ये भी तोप का गोला है, ये इसी तरीके का पाथ क्यों बनाएगा? ये ऐसा पाथ क्यों नहीं बना सकता, या ऐसा पाथ क्यों नहीं बना सकता? सोचने वाली बात है भाई, ये यही पाथ क्यों बनाएगा? ये नीचे का पाथ भी बना सकता है, ऊपर का पाथ भी बना सकता है। भाई ये है पाथ 1, ये है पाथ 2 और ये है पाथ 3। भाई इनमें से और कोई पाथ क्यों नहीं बना सकता? ये 1 वाला पाथ ही क्यों बनेगा? तो अभी देखते हैं भी इस चीज का मतलब क्या है। नाउ हम एक इंटीग्रल बना रहे हैं जो कि आपके पास टाइम 1 से टाइम 2 फिक्स है। ये आपके पास 2 टाइम, इन 2 टाइम के बीच में, ठीक है, आपने एक फंक्शन बना दिया जो कि है आपका लैग्रांजियन, और ये आपने dt टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, एंड दिस इज इक्वल टू सम वैल्यू i। अब ये लैग्रांजियन अभी तक क्योंकि हमें तो पता है, ठीक है, लेकिन एक बार इसको देखते हैं कि भी इसका मीनिंग क्या है। तो दिस सिंपली मीन्स कि t1 से t2 तक अगर मेरे पास t विच इज काइनेटिक एनर्जी माइनस v पोटेंशियल एनर्जी, और ये इनका टाइम के अंदर आपका इंटीग्रेशन हम इसको ले रहे हैं। तो अगर मैं इसका इंटीग्रल लेता हूं तो ये जो है ये आपका एक मिनिमम वैल्यू बनाना चाहिए। तो इस चीज का मतलब क्या है कि मान लो मैं अब एक एक पॉइंट का एनालिसिस करता हूं। मान लो मैं यहां पर देखता हूं कि इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं और उसका एरिया अंडर द कर्व ले लेता हूं, फिर इस पॉइंट पे देखता हूं, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, और ऐसे सब पॉइंट पर मैं टी माइनस वी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी अगर करता जाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, फाइन, तो क्या है, एक नेगेटिव वाला नंबर आपका बढ़ रहा है, और जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो एक पॉजिटिव वाला नंबर बढ़ रहा है। लेकिन किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में हम ये चाहते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, इसका जो आपका अकाउंट है वो एक मिनिमम वैल्यू देना चाहिए। अगर मैं सेकंड कर्व के लिए लूं, सेकंड कर्व में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हाई नहीं गई, तो आप ये पाएंगे कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा ये आपके पास एक बड़ा नंबर देगा। आपने स्पेस में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऊपर जाके वापस इस पॉइंट तक पहुंचना है,
ठीक है, और आपके पास टाइम दोनों फिक्स है। दोनों टाइम फिक्स का मतलब ये है कि मान लो दोनों टाइम के अंदर 5 सेकंड का डिफरेंस है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप 4 सेकंड में वहां पहुंच जाओ, तो आपको 5 सेकंड में ही वहां पहुंचना है। तो ये चीजें फिक्स है, इनिशियल फाइनल टाइम ये दोनों और इनका डिफरेंस आपका फिक्स है कि दोनों में 5 सेकंड का डिफरेंस है, तो आपको 5 सेकंड में ही पहुंचना है। सो उस केस में भी ये कुछ ऐसा जो भी चीज बनेगी, लेकिन ओवरऑल इसका इंटीग्रेशन जो है वो ज्यादा आएगा। अगर पाथ 3 की बात करें तो उसमें क्या है, तो जो भी उसके अंदर कंडीशंस हैं वो आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो आपको ज्यादा ही देंगी। मिनिमम सिर्फ एक ही पाथ के लिए होगा, और वो पाथ होगा जो नेचर में सच में फॉलो होता है। तो गाइस अभी मैंने आपके सामने 3 चीजें रखी। सबसे पहले कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस किसको कहते हैं, उसमें हम एक इंटीग्रल है जिसको हम फंक्शनल कह रहे हैं, उस फंक्शनल का वो जो भी वैल्यू देगा, ठीक है, उस इंटीग्रल से जो भी आपके पास एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू किस कंडीशन में आपकी मैक्सिमा या मिनिमा आती है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस इससे डील करता है। अब ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, दूसरा चीज, ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज हमने पढ़ा यूलर लैग्रांज इक्वेशन क्या होता है। जैसे नॉर्मल कंडीशंस में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, इक्वल टू 0 रखते हैं मैक्सिमा मिनिमा के लिए, लेकिन इस कंडीशन में यूलर लैग्रांज इक्वेशन आपको बताता है कि ये कंडीशन है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि लैग्रांजियन जो है उसको हम टी माइनस वी करके कंसीडर करते हैं। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी हर पॉइंट पे निकालता रहूं और पोटेंशियल एनर्जी निकालता रहूं, मैं कोई भी और पाथ ले लूं, सब में आंसर ज्यादा आएगा। लेकिन मेरे लिए कंडीशन क्या है, मेरे लिए कंडीशन ये है कि जी टाइम उतने का उतना लगना चाहिए। ठीक है, इनिशियल और फाइनल जो आपके पास टाइम है वो आपके पास फिक्स होना चाहिए। तो पहला जो मैंने एग्जांपल लिया, यहां पर मैं एक हिसाब से x और y के बीच में बात कर रहा हूं, सो दैट्स वाई ये इस तरीके का एग्जांपल है। ये जो थर्ड केस में मैंने एग्जांपल लिया है, ये मैंने एग्जांपल लिया है कि जिसमें t और h के बीच में बात की है। काइनेटिक एनर्जी में आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर, वी क्या है, x का डेरिवेटिव, ये जो हाइट मूव कर रहा है इसका डेरिवेटिव है, और माइनस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, ठीक है, तो h हाइट सीधा उसका फंक्शन है। तो चलिए आगे देखते हैं ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब ये मिनिमम की कंडीशन क्यों है, ठीक है, वाई सच अ कंडीशन। अब देखो, इस पर सब लोगों के अलग अलग जवाब हो सकते हैं। अब कोई कह सकता है गॉड नोज, कोई कह सकता है मेरे जैसा पर्सन दैट नेचर बिहेव्स लाइक दिस, कि नेचर ही ऐसे बिहेव करती है कि हमारे आसपास आप जितनी भी मूवमेंट देखते हो, हम या तो उसको फोर्स से कंसीडर कर सकते हो कि F इक्वल टू एम है, ये फोर्स लग रही है, इतनी वेलोसिटी है, इतना एक्सेलरेशन है, इतना डीएक्सेलरेशन है, उससे क्या क्या टाइमिंग बनेगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन बनेंगी, वो सब चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसी चीज को प्रोसेस करने का एक और तरीका है, जो कि ये हमारा लैग्रांजियन वाला मेथड है। तो जिसके अंदर हमारे पास ये जो यूलर लैग्रांज इक्वेशन है वो हमें बताती है कि ये जो लैग्रांजियन का T1 और T2 के बीच में इंटीग्रल है, अब इसका, इस इक्वेशन का मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू यूलर लैग्रांज इक्वेशन। तो यूलर लैग्रांज इक्वेशन इस लैग्रांजियन पे निकाल के उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कब आपका एक्सट्रीमम कंडीशन में होगा, या जो हमारी मैकेनिक्स है उसके अंदर ये एक मिनिमा पे होगा। तो उसके थ्रू भी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है, एक्स और वाई, एक्स और टी, इनमें रिलेशन आ जाता है, जिसमें हमें पता चल जाता है कि विद टाइम, विद स्पेस, ये जो हमारी चीजें हैं ये कैसे मूव करेंगी। अब मेन बात ये है कि भाई नेचर बिहेव्स लाइक दिस, लेकिन क्या ये सिर्फ मैकेनिक्स में होता है?
ये चीज आपको जानकर बड़ी खुशी होगी या अचंभा होगा कि ये चीज सिर्फ मैकेनिक्स में नहीं होती, ये सेम चीज वर्क करती है आपकी ऑप्टिक्स में भी। ठीक है, तो ऑप्टिक्स में भी आपके पास होता है फर्मेट्स प्रिंसिपल। फर्मेट्स प्रिंसिपल आपको क्या कहता है कि आपके पास एक ग्लास स्लैब है एंड इसके अंदर अब हमें लाइट जानी है एक। तो जब ये लाइट मैंने फिक्स कर दिया, भी मैंने यहां से लाइट इस पॉइंट पे भेजनी है, यहां से लाइट जो है वो मैंने इस पॉइंट पे भेजनी है, ये मैंने फिक्स कर दिया है। अब लाइट कैसे कैसे ट्रेवल कर सकती है? भी एक काम हो सकता है, भी लाइट आपका, अगर आपने पॉइंट फिक्स कर दिए तो कौन सी लाइट यहां तक पहुंचेगी? आपकी लाइट ऐसे भी जा सकती है, आपकी लाइट ऐसे होते हुए किसी और पाथ के थ्रू और फिर ऐसे भी जा सकती है। आपकी लाइट बीच में किसी पाथ पे यहां तक जाकर कुछ बेंड करके ऐसे भी जा सकती है एंड आपको ऐसे भी लगता हो सकता है कि आपकी लाइट ऐसे करके और फिर ऐसे बेंड होकर ऐसे भी जा सकती है। तो देखो, इनमें से कौन सा रास्ता चूज करेगी लाइट? फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ये कहता है कि ऐसा पाथ चूज किया जाएगा जिसमें आपका लीस्ट टाइम, मिनिमम टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि पाथ ऑफ मिनिमम टाइम विल बी चूजन। तो अब अगर आप देखोगे इसके अंदर, ये आपके पास है फर्स्ट, इसमें तो टोटल पाथ लेंथ ही बढ़ गई। सेकंड, सेकंड के केस में आपके पास स्ट्रेट लाइन है जो कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसमें मीडियम के अंदर जब लाइट ट्रेवल करती है तो स्लो ट्रेवल करती है। अब अगर पाथ नंबर 3 आप देखोगे या पाथ नंबर 4 आप देखोगे, पाथ नंबर 4 में आपकी टोटल पाथ लेंथ ही बढ़ गई, भी पाथ लंबा हो गया है बहुत ज्यादा, तो उसमें आपका टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन जो पाथ 3 है, ठीक है, तो 3 के अंदर आपके पास ये है कि मीडियम में भी रास्ता छोटा है, मतलब कोशिश की गई है कि उसको छोटा रखने की, और जो बाकी लेंथ है वो भी बहुत ज्यादा नहीं बड़ी है। तो ये आपका ऐसा पाथ बन रहा है जो पाथ ऑफ मिनिमम टाइम है। तो ऑप्टिक्स में भी ऐसा हो रहा है। अगर आपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिक्स करने के बाद ये सोचा कि कौन सा पाथ फॉलो होगा, तो फर्मेट्स प्रिंसिपल बताएगा जी मिनिमम टाइम वाला पाथ फॉलो होगा। अब ये चीज आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी चलती है। कैसे चलती है? तो इस तरीके से मैं आपको प्रूव कर रहा हूं कि नेचर वर्क्स लाइक दिस। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, मैं इसको एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक सड़क है, सड़क पे मेरे पास यहां दो रास्ते हैं और ये लाइक दिस। ठीक है, तो मेरे पास ये दो रास्ते हैं, इनमें से अब क्या है, ये जो रास्ता है ना ये बड़ा उबड़ खाबड़ है, यहाँ पर रोड अच्छी नहीं है, और ये जो है ये बड़ा स्मूथ रोड है। तो अब क्या है, यहां पर अब मुझे गाड़ियां भेजनी है सिटी ए से सिटी बी के लिए, माल भेजना है हमें। तो ये हम ट्रक भेज रहे हैं रास्ता नंबर 1 और रास्ता नंबर 2, हम रास्ते नंबर 2 से भेज रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर रास्ते नंबर 2 पे तो भीड़ लग गई। क्यों? क्योंकि भी यहाँ पे भी जो गाड़ियां जा रही हैं, कितनी गाड़ियां जा सकती हैं, तो यहाँ पर थोड़े टाइम में भीड़ लग गई। और कोई भी रोड एब्सोल्यूट स्मूथ तो होता नहीं है, थोड़ा बहुत कम टूटा हुआ तो ये भी है। अब यहाँ भीड़ लग गई, बहुत सारे ट्रक आपके इकट्ठे हो गए हैं, तो आप क्या करोगे? बहुत सारे ट्रक इकट्ठे हो गए हैं आपके पास, तो क्या करोगे आप कहोगे चलो एक काम करो, तुम दूसरे रास्ते पे मत जाओ, पहले रास्ते पे भीड़ नहीं होती। तो आप क्या करोगे? भी ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अगर हम दूसरे रास्ते पे जाएंगे तो क्योंकि वहां क्राउड हो गया है, इसलिए हमारा फिर पेट्रोल ज्यादा लगेगा, हम टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, हमें जितना टाइम लगेगा उतना पेट्रोल खर्च हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अगले ट्रक को हम भेजेंगे यहाँ पे,
चलो भाई तुम वहां से जाओ। तो हम ज्यादा ट्रक दूसरे रास्ते से भेजते हैं, कुछ ट्रक पहले रास्ते से भेजते हैं, ताकि हमारे पास कॉस्ट ऑफ फ्यूल मिनिमम रहे, कॉस्ट ऑफ फ्यूल हमारे पास मिनिमम रहे। अब एक बात सोचो, आपके पास एक हायर पोटेंशियल है, एक वायर है, फिर एक रजिस्टर है जो कि एक हाई रेजिस्टेंस है, एक दूसरा रजिस्टर है जो कि एक लो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मैं हाई को और ज्यादा हाई दिखा सकता हूं, तो इट वुड लुक, वो अच्छा दिखेगा। तो ये एक हाई रेजिस्टेंस है और ये एक लो रेजिस्टेंस है। अब अगर यहां से इस पॉइंट पर आपको करंट भेजना है तो आप क्या करोगे? करंट कैसे मूव करेगा? ज्यादा चार्ज यहां से पास होगा, थोड़ा चार्ज यहां से पास होगा, लेकिन वो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या जो मूविंग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा? वो इस तरीके से होगा कि टू कीप हीटिंग मिनिमम, जिससे आपके पास हीटिंग जो आपके पास हो रहा है वो मिनिमम बने। जो इस करंट की वजह से हीटिंग लॉस जो है वो आपका मिनिमम हो रहा है, ऐसे तरीके से आपका करंट फ्लो करेगा। कोई नहीं चाहता वेस्टेज करे, तो जैसे आप दिमाग लगाओगे कि किसी तरीके से फ्यूल की कॉस्ट मिनिमम हो जाए, वैसे ही इलेक्ट्रॉन दिमाग लगाएंगे कि किस तरीके से हीटिंग मिनिमम हो जाए। तो मान लो हम दो फंक्शन बना देते हैं कि यहां से यहां तक मुझे इतना करंट भेजना है, ठीक है, या इतना चार्ज इतने टाइम में भेजना है। अब मैं दो पाथ क्रिएट कर रहा हूं, तो कौन से पाथ से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, ये सारे फॉर्मूले, सब की सब चीजें इसी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का यूज करके, ये मिनिमा की कंडीशन लगाकर उससे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो है ना कितनी ब्यूटीफुल चीज। नेचर में यही चीज आपकी फॉलो हो रही है कि एक सर्टेन इंटीग्रल जो है, ठीक है, जो हीटिंग का पूरा इफेक्ट है विद टाइम, अगर आप उसको जो करंट है आई स्क्वायर आर और उसके बाद डी टी करके अगर आप टोटल हीटिंग इफेक्ट एक फिक्स टाइम के अंदर देखते हो, उसको मिनिमाइज करते हुए आपके पास क्या रेजिस्टेंस ओवरऑल बनेगा या क्या कंडीशंस आएंगी, वो सब ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स को समझा सकता है। तो हम एक को देखते हैं उसका अलग से रूप, और एक हम देखते हैं कि नेचर इज फॉलोइंग इट्स वे, और आप उसे नेचर के नजरिए से समझिए, और बस सारे लॉज एक ही चीज है। ठीक है, आई होप आप इस पे काफी हद तक अब कन्विंस्ड होंगे कि नेचर वर्क्स लाइक दिस एंड इन एवरी फिनोमिना हम देखते हैं। अब वो क्यों वर्क करती है ये हम नहीं बता सकते, नेचर इसी तरीके से सेट हुई है, नेचर इसी तरह से शेप लिया है इसने। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वाई जो हमारे पास लेग्रांजियन है, वाई लेग्रांजियन इज इक्वल टू टी माइनस वी, ऐसा क्यों है? टी माइनस वी क्या है? तो देखो, अब ओवरऑल हमें क्या है, कोई भी चीज मोशन कर रही है तो उसके अंदर दो तरह की क्वांटिटीज है। वो दो तरह की क्वांटिटीज क्या है? उसके पास या तो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, या उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, या काइनेटिक एनर्जी है या उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ये दोनों तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। अब मान लेते हैं हम कि लेट लेग्रांजियन इज टी प्लस वी, वी टी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करेंगे। लेकिन जैसे हम एक केस ले लेते हैं कि लाइक पेंडुलम, तो ये टी प्लस वी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एक क्लोज सिस्टम में, आपके पास जब कोई भी डिसिपेशन नहीं है, ऐसे कंडीशन में आपके पास, जैसे मैं यहां पर पेंडुलम का केस लिख रहा हूं, तो पेंडुलम में आपकी ये जो टोटल एनर्जी बनेगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये तो टोटल एनर्जी है, और ये तो आपके पास कांस्टेंट है। लैग्रांजियन इज इक्वल टू टी प्लस वी, इट्स अ कांस्टेंट टोटल एनर्जी। नाउ गाइस, अब एक बात सोचो कि अगर इस लैग्रांजियन को मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा भाई? ये कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपकी ट्रेजेक्टरी कुछ भी रही हो,
भी मान लो आपने जो भी आपकी ट्रेजेक्टरी रही हो, हर कंडीशन में एनर्जी तो आपकी कांस्टेंट ही थी, तो आपकी मोशन की कोई भी इंफॉर्मेशन इस फॉर्मूले में नहीं आ रही है। ठीक है, नो इंफॉर्मेशन ऑफ मोशन इज कैरिड इन दिस। ठीक, तो ये जो भी फंक्शन है टी प्लस वी ई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और अगर मैं उस एक t1 से t2 तक इस लेग्रांजियन का, जो कि किसके बराबर है आपके पास, e एक कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, सो लेग्रांजियन इज इक्वल टू ई कांस्टेंट के बराबर है, अगर इसको मैं करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कोई भी मुझे ऐसी चीज नहीं मिलेगी, ये तो एक फिक्स वैल्यू देगा, इसके अंदर मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं लेग्रांजियन ही लिखता हूं, विच इज इक्वल टू ई। ठीक है, टोटल एनर्जी, तो नो कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा एज E is a constant like this. Now अब भाई तो इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला फेल हो गया, ये काम नहीं करेगा, जो हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। तो फिर हम करते हैं कि चलो लेट लैग्रांजियन इज इक्वल टू टी माइनस वी, काइनेटिक माइनस पोटेंशियल लेके देखते हैं तो क्या होगा। एक पेंडुलम के केस में ये जो है ये आपको क्या एनर्जी देगा, जब आप अपने मीन पोजीशन पे होगे, तो मीन पोजीशन पर आपके पास टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल जीरो होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, टी, सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, तो आपकी पूरी एनर्जी ई इज पॉजिटिव ई। लेग्रांजियन की वैल्यू आपके पास ई रहेगी मीन पोजीशन पर, एंड एक्सट्रीम पोजीशंस पर, एक्सट्रीम पोजीशंस पर आपके पास क्या होगा, सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक जीरो होती है, तो जीरो माइनस ई, तो आपके पास माइनस ई ये रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीन पे ई, फिर माइनस ई, फिर ई, फिर माइनस ई, फिर ई, तो ये एक इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, एक पूरा ट्रांजिशन बीच में चेंज दिखा रहा है। पॉइंट नंबर 2, बीच में अगर मैं बीच में किसी भी पॉइंट पर देखूंगा, तो उस पॉइंट पे अगर मैं इसको स्टडी करना चाहूंगा, तो मेरे पास कितनी उस जगह पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो उसके हिसाब से, उनके डिफरेंस के हिसाब से मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा कि यस देयर इज समथिंग, भी वो किस पॉइंट पे है, ये चीज मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। तो उसकी मोशन की इंफॉर्मेशन इस फॉर्मूले में आ रही है। ठीक है, तो इन्फो ऑफ मोशन इज कैरिड इन दिस फॉर्मूला। तो आपके पास जो मोशन की इंफॉर्मेशन है वो इस फॉर्मूले में कैरी हो रही है। कितनी बढ़िया बात है। तो इसलिए जब हम t माइनस वी से लेग्रांज यूलर लेग्रांज इक्वेशन लगाते हैं या कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के हिसाब से हम उसकी एक्सट्रीमम पोजीशन, जो कि हमारे केस में अभी मिनिमम है, मैक्सिमम मिनिमम दोनों हो सकती है लेकिन मिनिमम है, वो अगर हम निकालते हैं तो उससे हमें इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाती है, या जिसे हम कह सकते हैं कि हाउ नेचर बिहेव्स, हाउ नेचर वर्क, वो हमें पता चल जाता है कि प्रकृति में सच में क्या होगा ऐसी कंडीशन में, प्रोवाइडेड जब आपके पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपके फिक्स हो। अच्छा, तो अगर लेग्रांजियन इक्वल टू टी माइनस वी है, तो क्या इसके अलावा कुछ और फंक्शन भी हो सकता है, टी माइनस वी का स्क्वायर या टी माइनस वी का क्यूब। तो टी माइनस वी का क्यूब मान लो डिस्कस करें, तो वो भी ई क्यूब और माइनस ई क्यूब इसके बीच में ऑसिलेट करेगा। तो यस, और भी फंक्शन ऐसे हो सकते हैं जिनमें आप एक्सट्रीमम कंडीशन अगर निकालें तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं, लेकिन दिस L is equal to T minus V is the simplest form, is the simplest among all the formulae। ठीक है, तो और जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं अदर फॉर्मूले आर आल्सो पॉसिबल। भी और भी कंडीशन हो सकती हैं जिसमें
कि हमें यही चीजें मिल जाए, भाई मोशन की इंफॉर्मेशन मिल जाए और फिर आप उसको मिनिमम निकालना चाहो यूलर लेग्रांज इक्वेशन से, एंड देन वो आपके पास मिनिमम आ जाए। लेकिन क्योंकि लेग्रांजियन t माइनस वी इज द सिंपलेस्ट, दैट्स वाई हम इसी को चूज करते हैं। सो गाइस, अगर हम देखें इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के बारे में बात की, फिर उस इंटीग्रेशन में जो वो फंक्शन है उसके अंदर ऐसी क्या खास बात होनी चाहिए कि जिससे वो एक आपके पास मिनिमम या मैक्सिमम इंटीग्रल दे, तो वो उसकी कंडीशन आपके पास आती है। तो ये यूलर इक्वेशन है, लेकिन जब हम लेग्रांजियन के साथ इसको पढ़ रहे होते हैं तो यूलर लेग्रांज इक्वेशन हो जाती है। तो यहाँ मैं इसको यूलर इक्वेशन भी कैसे, यूलर इक्वेशन अगर मैं कहूँ तो वो ज्यादा रेलेवेंट मुझे लगेगा। ठीक है, तो मैं इसको यूलर इक्वेशन लिख देता हूँ। अब कुछ इसे आयलर कहते हैं, कुछ यूलर कहते हैं, ठीक है, तो कुछ कोई और भी एक्सेंट यूज कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से भावनाओं को समझ जाइए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके बाद अब मैंने आपको बताया कि ये लेग्रांजियन को t माइनस वी लेकर इसका इंटीग्रेशन करना, इस चीज का मतलब क्या है कि इसका इंटीग्रेशन मिनिमम आना चाहिए। इस चीज का मतलब क्या है, उसका हमने एक एग्जाम्पल का यूज किया और ये हमने इसको सीखा। नेक्स्ट हमने कहा कि अब ऐसी ही कंडीशन क्यों है। ऐसी कंडीशन सिर्फ यहां नहीं है, बाकी जगह पर भी है, और नेचर सच में ऐसे बिहेव करता है, इसलिए ऐसी कंडीशन। तो वो नेचर अलग अलग तरीके से कैसे बिहेव करता है, फर्मेट्स प्रिंसिपल जिसमें वो मिनिमम टाइम बताता है। उसी तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना हो या एक शहर से दूसरे शहर गाड़ियां भेजनी हो, तो आप अपना दिमाग लगाओगे तो क्या करोगे, आप चाहोगे कि फ्यूल की कॉस्ट मिनिमम हो या हीटिंग के लॉसेस मिनिमम हो। ऐसा करंट ऑटोमेटिकली करता है। ठीक, तो ये जो है एक मिनिमम, एक मिनिमाइज करने वाला फिनोमिना ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में वर्क कर रहा होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि लेग्रांजियन t माइनस वी ही क्यों होता है। फिर हमने ट्रायल किया भी, क्या t प्लस वी हो सकता है, t प्लस वी नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऐसी इंफॉर्मेशन ही कैरी नहीं कर रहा मोशन की। ठीक है, उसमें इंफॉर्मेशन नहीं है। और अगर t माइनस वी करते हैं तो वो मोशन की पूरी इंफॉर्मेशन रखे हुए है। अब उसमें आपको एक्सट्रीमम कंडीशन से आपके पास आ रही हैं कई चीजें जो आप डिराइव करना चाहते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना चाहते हो। क्या ऐसे और फंक्शन हो सकते हैं? यस, ऐसे और भी फंक्शंस हो सकते हैं जिसको मिनिमाइज करके आप वही इक्वेशन ऑफ मोशन लेकर आओ। तो वो t माइनस वी से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई टी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर भी ट्राई कर सकता है। कंडीशंस है जिसके अंदर वो इंफॉर्मेशन मोशन की कैरी करेगी, वो ऑब्वियसली उसको आपका, ठीक है, मतलब उस पर वो कंडीशन आपकी लग पाएगी। इस तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा कि लेग्रांजियन आपका t माइनस वी क्यों होता है, एंड और भी चीजें इसके बारे में आपको पता चली होंगी। इस लेक्चर सीरीज में हम और लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में, फिर हम सीखेंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो लेग्रांजियन फॉर्मूलेशन के ऊपर ये पूरी लेक्चर सीरीज हमारी है, तो आपको ये चीज़ सीखने में बहुत मज़ा आएगा। हमारी ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ऐसे ही कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।